नमस्कार, न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानव श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं अखिलेश यादव के नवरात्र प्लान की। दरअसल अखिलेश यादव ने कल मीडिया से बातचीत करते हुए इस बात का ऐलान किया कि नवरात्र में वो अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर देंगे। ऐसी खबर है कि अखिलेश यादव खुद भी विधायकी छोड़ करके लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एक बात उन्होंने और कही जो बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के वीवीआईपी उम्मीदवारों की घेराबंदी की कोशिश करेगी तो पीडीए के माध्यम से समाजवादी पार्टी भी अपने उम्मीदवारों के जरिए जो सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए अति महत्वपूर्ण है वहां पर उनको घेरने का काम करेगी। फिर वो चाहे सीट बनारस की हो या फिर वो अयोध्या की सीट हो या मथुरा की सीट हो, ऐसी तमाम सीटों पर समाजवादी पार्टी पीडीए की रणनीति के तहत ऐसे उम्मीदवार उतारेगी जिससे भारतीय जनता पार्टी की घेराबंदी की जा सके। आमतौर पर ऐसा होता नहीं था। पहले जो तमाम सियासी दल थे वो एक दूसरे के बड़े उम्मीदवारों के खिलाफ आमतौर पर बहुत मजबूत उम्मीदवार नहीं दिया करते थे। ये एक परंपरा थी, लेकिन बीते कुछ सालों से इस परंपरा को एक तरीके से कह सकते हैं कि सियासत में बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया, इसको छोड़ दिया गया है। अमेठी की सीट पर जो राहुल गांधी की परंपरागत सीट थी या यूं गांधी परिवार की परंपरागत सीट थी, वहां पर लगातार मेहनत करके एक तरीके से उस सीट से कांग्रेस या यूं कहे कि गांधी फैमिली को बेदखल करने का भरपूर प्रयास किया गया, जो 5 साल की मेहनत के बाद सफल भी। और पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को वहां पर हार का सामना करना पड़ा था और स्मृति ईरानी वहां से चुनाव जीत गई थी। इसी तरीके से इस बार अभी जो बीते दिनों जो भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक उसमें कहा गया कि जो सीटें बहुत महत्वपूर्ण है विपक्ष के लिए, खासतौर से उदाहरण दिया गया कि रामपुर और आजमगढ़ जैसी समाजवादी पार्टी की बड़ी सीटों पर जिस तरीके से बीजेपी ने जीत हासिल की, ठीक उसी तरीके से मैनपुरी और रायबरेली की सीट भी बेहद इंपॉर्टेंट है। ऐसे में विपक्ष की तरफ से पहली बार इस तरीके का जवाब आया, या यूं कहें कि एक तरीके से ये बताने की कोशिश की गई बीजेपी को कि अगर उनके उम्मीदवारों को घेरने की कोशिश की जाएगी, जो बड़े उम्मीदवार हैं, जो बड़े चेहरे हैं, अगर उनकी घेराबंदी की कोशिश की जाएगी बीजेपी की तरफ से, तो जवाब में समाजवादी पार्टी भी ऐसा ही करेगी। और इस लिहाज से कुछ सीटों के नाम भी अखिलेश यादव की तरफ से ऐसा बताया गया है कि कुछ मंथन चल रहा है कि किन किन सीटों पर पहली सूची घोषित कर सकते हैं। तो ऐसे में यहां पर 2 सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल ये कि क्या इन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने से पहले क्या इंडिया गठबंधन के जो बाकी घटक दल है उनसे चर्चा की गई या नहीं की गई। और दूसरा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या समाजवादी पार्टी बीजेपी को यह बताना चाहती है कि अगर उनके बड़े उम्मीदवारों की, या यूं कहे कि जो पारिवारिक उम्मीदवार हैं, चाहे वो बदायूं की सीट पे हो, फिरोजाबाद की सीट पे हो, खुद कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं, अगर बड़ी वीवीआईपी सीटों पर घेराबंदी बीजेपी की तरफ से की गई तो जवाब समाजवादी पार्टी के खेमे की तरफ से भी दिया जाएगा। तो पहले अखिलेश यादव का वो बयान सुन लेते, उसके बाद आज इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो सुनिए, नवरात्र आते ही हम भी वीआईपी सीटों पे नाम अनाउंस कर देंगे। कितनी सीटें हो सकती हैं? और अगर हमारे वीआईपी हारेंगे, उनकी रणनीति बना रहे हो, तो हम तो बहुत पहले पीडीए के साथ उनके वीआईपीओ को हराने की रणनीति बना चुके हैं। तो देखिए, एक तरीके से खुली चेतावनी है भारतीय जनता पार्टी को कि अगर उनके बड़े उम्मीदवारों को हराने की कोशिश की जा रही, रणनीति बनाई जा रही है, तो समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं रहेगी। पिछली बार देखा भी कि किस तरीके से जो कन्नौज की सीट थी, बीजेपी की पारंपरिक सीट थी, वहां से डिम्पल यादव जो चुनाव लड़ रही थी, उसके बाद एक मजबूत घेराबंदी करके बीजेपी ने खास तौर से उन सीटों पर फोकस किया। एक तरीके से ये कहा जाता है कि जब बड़े उम्मीदवार किसी भी दल के हाथ में, तो एक तरीके से उनको एक चोट मनोवैज्ञानिक बढ़त बनती है और बाकी सीटों पर इसका असर दिखाई देता है, या यूं कहे कि उस क्षेत्र में एक तरीके से पार्टी का मनोबल टूटता है, चाहे फिर वो बात अमेठी की हो या फिर बात कन्नौज की हो, आजमगढ़ की हो या रामपुर की हो। तो इस कवायद के बीच क्या उत्तर प्रदेश में एक नई किस्म की राजनीति शुरू होने जा रही है, जहां पर बड़े उम्मीदवार, यानी जो ऐसे चेहरे जो दोनों ही तरफ से बेहद मजबूत माने जाते हैं, जिनके पीछे पार्टी चलती है, अगर उन सीटों की घेराबंदी होती है तो क्या एक अलग किस्म का मुकाबला देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में। और दूसरा एक सवाल इसमें यह भी खड़ा होता है कि क्या नवरात्र में जब इन सीटों का ऐलान होना है तो उससे पहले क्या
अखिलेश यादव के इंडिया के बाकी जो घटक दल है उनसे कोई बातचीत हुई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पहली सूची जारी करने के साथ ही समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस या बाकी घटक दलों को ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो उत्तर प्रदेश में बड़े भाई की भूमिका में है? भले ही कांग्रेस पूरे देश में दूसरे नंबर का बड़ा दल हो, लेकिन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दल है और वही तय करेगी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम खास मेहमानों से आप सभी का परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ ओम प्रकाश सिंह जी मौजूद हैं। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी से फखरुल हसन साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। रोहित अग्रवाल जी, प्रवक्ता है राष्ट्रीय लोकदल के, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हेमंत तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार है। जेएनएल प्रताप सिंह जो सुभाषपा के प्रवक्ता है, वो भी चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ कुंवर सिंह निषाद साहब जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। ओम प्रकाश जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। ओम प्रकाश जी, आप हमें सुन पा रहे हो? ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत स्वागत है। ओम प्रकाश जी, अखिलेश यादव का अगर आपने बयान सुना हो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी अगर ये सोचती है कि वो उनके वीवीआईपी उम्मीदवारों को घेरने की कोशिश करेगी तो जवाब इधर से भी दिया जाएगा, यानी जो बड़ी महत्वपूर्ण सीटें आपकी हैं वहां पर भी एनडीए के, इंडिया गठबंधन के दो उम्मीदवार हैं, खासतौर से समाजवादी पार्टी, वो आपको छोड़ेगी नहीं, वो भी आपकी घेराबंदी का पूरा प्रयास करेगी और एक तरीके से चुनौती दे रहे हैं अखिलेश यादव कि मुकाबला बराबर से होगा। ओम प्रकाश जी, मानस जी, जब भी चुनाव आता है हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने तरीके से चुनाव लड़ती है। समाजवादी पार्टी भी इसके पहले चुनाव जो लड़ी है तो अपने रणनीति के तहत ही लड़ी है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अखिलेश यादव जी ने जब से समाजवादी पार्टी की कमान संभाली है 2014 से आज तक किसी भी चुनाव में उनको सफलता नहीं मिली है। दूसरी बात यह है कि प्रेशर की राजनीति, ये प्रेशर की राजनीति भारतीय जनता पार्टी पर बना रहे हैं या वो इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उनके ऊपर बना रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बयान दिया था कि हम उत्तर प्रदेश में सीट मांग नहीं रहे, हम उत्तर प्रदेश में सीट बांट रहे हैं। तो बांट रहे हैं और मांग रहे हैं, दोनों में क्या अंतर है, यह सामान्य आदमी समझता है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनकी जो रणनीति है वो कह रहे हैं कि वीआईपी सीटों पर हम भी घेरेंगे। तो क्या अब तक मिलके लड़े हैं थे क्या भारतीय जनता पार्टी से, या जो उनकी महत्वपूर्ण सीटें थी रामपुर, कन्नौज, बदायूं, आजमगढ़ जैसी महत्वपूर्ण जो जिनको वो गढ़ मानते थे वो हार गए, तो किस रणनीति के तहत हार गए ये तो उनको बताना चाहिए ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी क्या कर रही है, ये इंडिया गठबंधन क्या कर रहा है, भाई सबकी अपनी रणनीति है, वो अपने तहत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की केवल एक रणनीति है और वो रणनीति है कि उत्तर प्रदेश की 80 में 80 लोकसभा सीटें इस बार हम जीतेंगे। और हम इसलिए कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं और हमारे दावे में दम है कि हम 80 में 73 तक पहुंच चुके हैं। बात उनकी करिए जिन्होंने बहन मायावती के कदमों में पड़ करके 5 पाए थे, वो भी 2 गंवा दिया, बचे 3। तो जिनके पास 1, 2, 3 सीटें हैं वो भी अगर कह रहे हैं कि 80 हराओ, भाजपा हटाओ, तो ये तो वही बता सकते। दूसरी, इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं उनका एक मुद्दा है, आपने देखा होगा, इनका मुंबई में हुआ, पटना में हुआ, क्या मोदी हटाओ, कोई इनका मुद्दा नहीं है। मोदी, हम सब मिलकर, सारे जुगनुओं ने किया है ऐलान कि हम सब मिलकर सूरज को हटाएं। इनका प्लानिंग ये है, मोदी हटाओ, पूरा देश देख रहा है इंडिया गठबंधन को, क्या इनका है एजेंडा, मोदी हटाओ। भारतीय जनता पार्टी का क्या एजेंडा है, वो केवल एक बात करती है, नैतिकता की, अपनी जिम्मेदारी की, कि उत्तर प्रदेश में 6 साल से हमारी सरकार है, केंद्र में 9 साल से हमारी सरकार है, तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम जनता के बीच में जाएं और ये बताएं कि हमने इस देश की मजबूती के लिए, हमने इस देश के लोगों के कल्याण के लिए कितनी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई। हम तो इस मुद्दे पर लड़ रहे हैं। हमारा चाहे बूथ कार्यकर्ता हो, चाहे हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, सबका सब एक ही प्लान है, एक ही मंत्र है कि हमारी जो केंद्र प्रदेश सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, देशवासियों के लिए मजबूती के लिए जो हमने योजनाएं चलाई है और चल रही है, हम उसको लेकर के जा रहे हैं। हम इन लोगों की तरह जो है
उस तरह के नहीं कि मोदी हटाओ 80 हटा पाओ, क्या क्या कैसे करते। दूसरी बात, क्या हुआ इंडिया गठबंधन की 7 जन्मों तक साथ चलने की कस्में, कुछ पता नहीं चल रहा है महाराज जी। पटना मुंबई के बाद कुछ पता नहीं चले कि ऐलान हुआ था कि हम भोपाल में महा रैली करेंगे, क्या हुआ उस रैली का। दूसरी बात, ये धमकी दे रहे थे, ये तो कांग्रेस समझे, दूसरे दल समझे, आरएलडी समझे कि आप दया के भिक्षा पात्र लेकर के अखिलेश यादव के पास गए हैं, वो कितनी सीटें देंगे ये तो उनका मामला, हमारा तो एक का मामला है। 80 की 80 हमको जीतनी है और रणनीति बना रहे हैं और हम 73 तक पहुंच चुके हैं। इस बार हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। चलिए फखरुल हसन साहब, क्या जो बयान अखिलेश जी का कल आया, क्या इंडिया गठबंधन के जो बाकी घटक दल हैं उनसे बातचीत हो गई आपकी, जो पहली सूची जारी करने जा रहे हैं? फखरुल साहब आप अनम्यूट करिए अपनी। हाँ, मानस जी, पहले तो आपको बधाई कि बिहार की 13 करोड़ जनता में आपकी संख्या जो श्रीवास्तव हैं वो 0.60 है, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र बोल रहे थे उनकी आबादी 3.47 है। आपको बधाई कि बिहार में जाति जनगणना हो गई। दूसरी बात, वीआईपी सीट की जहां तक बात है, हम आपके ही चैनल का एक रिपोर्ट देख रहे थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी का सर्वे है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि वो कितनों का टिकट काट रही, कितनों का रिपोर्ट कार्ड वो तैयार किया है। तो जो आपकी चैनल की रिपोर्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सर्वे कराया, उसमें जो सीटें इनकी सुरक्षित हैं वो वाराणसी है, लखनऊ है, अमेठी है, महाराजगंज है, आगरा है, गौतम बुद्ध नगर है, जालौन है। यही तो वीआईपी सीट बची 80 में। जो इनकी सीटें हैं जिनको ये वीआईपी कह रहे, तो हमें तो सिर्फ ये इन्हीं सीटों पर तैयारी करनी है। आपकी रिपोर्ट और भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट के हिसाब से, और खराब वाले जो रिपोर्ट कार्ड है जिनके खराब हैं, आजमगढ़, बदायूं, मोहनलालगंज, एटा, अकबरपुर, बांदा, फूलपुर, बाराबंकी, सीतापुर, भदोही, हाथरस, फिरोजाबाद, मिश्रित, प्रतापगढ़, संत कबीर नगर ना, शाहजहांपुर, बस्ती, कैराना, और जो जिनके टिकट कटने हैं वो कौन है? सत्यदेव पचौरी जी, कानपुर, बहराइच, बरेली, प्रयागराज, मथुरा, मेरठ। एवरेज वाले कौन है? अयोध्या, गोरखपुर, कन्नौज, देवरिया, झांसी, एटा, हमीरपुर, बुलंदशहर। तो सर ये तो सर्वे रिपोर्ट हर पार्टी कराती है। निश्चित तौर पर अगर बीजेपी को लगेगा कि वहां पर उनका कैंडिडेट मौजूदा नहीं जीत रहा तो वो बदल देंगे, और ऐसे प्रयोग करते रहेंगे, और ऐसे प्रयोग करते रहेंगे। नहीं मानस जी, हम तो आपकी बात से सहमत हैं। ऐसा ना मानस जी कि मैं तो ये कह रहा हूं कि ये जो सीटें हैं वीआईपी, जो भारतीय जनता पार्टी की सूची में वीआईपी सीटें हैं, जो सुरक्षित सीटें हैं, वो तो मैंने आपको गिनवा दी, 7 सीटें हैं। तो इन 7 सीटों पे समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन के जो भी सीट है उन पे घोषित कर देगी। क्या समस्या है इसमें? क्योंकि वीआईपी तो इनके यही बचे, बाकी तो जितने थे सब तो निपट रहे इनके सर्वे में ही। तो जब वो प्रत्याशी नहीं रहेंगे, वो बदल ही दिए जाएंगे। जैसा कि आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो चेहरे बदल देती है, चुनाव करीब आएगा, खराब है, चेहरे बदल दे, तो वो वीआईपी कहाँ रह गए, वो प्रत्याशी कहाँ रह गए? तो वो तो सब बदल गए। तो बची हुई सीट कितनी भारतीय जनता पार्टी? आरएलडी से कोई बातचीत हुई, कांग्रेस से बातचीत हुई कि अपनी तरफ से ही घोषित कर रहे हैं आप लोग? ये तो प्रेशर पॉलिटिक्स हुई ना, पहली सूची जारी कर देखते रहेंगे। देखिए मानस जी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार आदरणीय जयंत चौधरी जी से भी बात करते रहते हैं, कांग्रेस के अपने साथियों से भी बात होती रहती है। जब कोई बयान आता है या जब कोई बातचीत होती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ आधार होता है। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिस बात को कहा वो कोई दबाव की राजनीति नहीं है, क्योंकि हम लोग तो दबाव बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे। जिस दबाव के कारण आज महंगाई कम होने की तरफ जा रही है, सिलेंडर कम हुआ, आटा दाल चावल के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम भी कम होंगे आने वाले समय में। जाति जनगणना का दबाव है इंडिया गठबंधन का, हमारे साथियों ने बिहार में करिश्मा कर दिया है जाति जनगणना के आंकड़े घोषित करके। तो अब तो दबाव की सारी राजनीति तो इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी पे डाल दी है। सारा प्रेशर, सारा दबाव हमारे ओम प्रकाश सिंह जो हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के बैठे उनपे है, क्योंकि उनकी आबादी 3.47 है 13 करोड़ आबादी में बिहार में। तो अब उसी तरीके से हमारे दूसरे साथी भी बैठे हुए ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी के, अब उनकी भी जाति, उनको भी अपनी संख्या देख लेनी चाहिए। हम भी अपनी संख्या देख रहे हैं कि हम कितने, हमारे साथी बैठे हुए रोहित भाई वो भी देख रहे हैं अपने दल की भी। तो सब जब जाति जनगणना आ गई तो प्रैक्टिस तो दबाव की राजनीति तो है ही है। हमने तो दबाव दे ही दिया है जो भाजपा का गठबंधन है एनडीए की तरफ।
कि कराओ जाति जनगणना, दबाव तो आप पे है ही है। हम तो जो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर के लोग हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, वही हमारे लिए वीआईपी हैं। आने वाले समय में हम अपने गठबंधन के साथियों से बात करके नवरात्र से पहले भारतीय जनता पार्टी के वीआईपी प्रत्याशियों के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतारने का काम करेंगे। हेमंत तिवारी जी, क्या समझा जाए? एनालिसिस बताइए, क्या लग रहा है आपको, ये बीजेपी पर दबाव की कोशिश है या सहयोगी दलों पर? अब उन्होंने कहा है, बेहतर वही जाने। चांद साहब दूसरी व्याख्या कर रहे हैं, उन्होंने दूसरी बात कही। उन्होंने कहा कि हम कैंडिडेट दे देंगे, इसका मतलब कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग उसको कितना मिल रहा है तो बेहतर होगा। लेकिन चलिए, राजनीति है, राजनीति में इस तरह की बातें होती हैं। पिछले 4 चुनाव हम लोग देख रहे हैं, लोग कौन कौन से दावे करते हैं, कितनी सीटों के दावे करते हैं। उनके दावे जोड़ लिए जाए तो यूपी असेंबली में 1500 सीट बनानी पड़ेगी और 400 पार्लियामेंट की सीट बढ़ानी पड़ेगी। तो दावों को आप क्यों तोलते हैं? आपको मौका देखने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए, पूरी जनता को, सारे वर्ग को, पूरे सिस्टम का अतीत उसके सामने है और क्या इक्वेशन बन रहे हैं, क्या बिगड़ रहे हैं, ये भी देखा जाता है। चांद साहब माफ कीजिएगा, 2022 में तो अखिलेश यादव को खाली शपथ भर लेनी थी, वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट थे और शायद उनका ओवर कॉन्फिडेंस ही उनके लिए नुकसानदायक हो गया। वरना मेरा मानना है, मैं इसको 1 नहीं 10 बार कह चुका हूँ, 20 बार कह चुका हूँ, सार्वजनिक रूप से टेलीविजन चैनल्स पर कह चुका हूँ, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते और अपनी समस्त उपलब्ध शक्तियां जो हैं उसका बेहतर इस्तेमाल उन्होंने किया होता, बेहतर प्रबंधन किया होता, तो शायद समाजवादी पार्टी 165 सीट तक जाती, जो 125 सीट पे पहुंच गई। तो राजनीति है, राजनीति की सब कहा जाता है। आजमगढ़ में जरा सी चूक नहीं की होती तो आज धर्मेंद्र यादव सांसद होते, वहां से निरहुआ सांसद नहीं होते। ये तो राजनीति है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो भविष्य की राजनीति है वो स्वाभाविक रूप से कई पेचों में फंसी हुई है। सबकी अपनी अपनी आशाएं हैं। अभी चैनल पर बैठ कर प्रवक्ता लोग क्या कहेंगे, इनकी मजबूरी है, ये तो डिफेंड करेंगे तो कह देंगे। ये क्या बताएंगे थोड़े ही कि कांग्रेस 2 दर्जन मांग रही है और आरएलडी 1 दर्जन मांग रहा है। और कांग्रेस ये भी चाहती है कि बहन जी भी शामिल हो जाए। हालांकि कांग्रेस बहुत बढ़िया चाहती है। अगर कांग्रेस के चाहने से चीजें बन जाए और मायावती गठबंधन में आ जाए, फिर तो लड़ाई कांटे की होगी। हो सकता है फिर बराबर बराबर की सीटें छूटे, हो सकता है ये अलायंस बेहतर कर जाए, लेकिन ये संभव नहीं है। मायावती ने अभी फिर कल क्लियर कर दिया, कल उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया अपने पदाधिकारियों की बैठक में, जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पदाधिकारी थे, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, ये सब फेक न्यूज चल रही है, फेक न्यूज जानने दें। हम एनडीए के साथ हैं, हम इंडिया के साथ हैं। इसका मतलब क्या हुआ, व्याख्या इसकी होनी चाहिए। इसका मतलब मेरी दृष्टि में सीधा हुआ कि अगर मायावती नहीं है तो 3 कोर्ट की लड़ाई में एडवांटेज 4 बार, 1 बार नहीं 4 बार उत्तर प्रदेश की धरती पर 14, 17, 19, 22 भारतीय जनता पार्टी को मिला है, बम्पर एडवांटेज मिला है। बाकी अब अखिलेश यादव ने जिस कॉन्फिडेंस से मेरे ख्याल में ये कहा था कि हम मांगने नहीं जा रहे हैं, हम सीटें देंगे, हमको सीटें देनी है, तो शायद उसी कॉन्फिडेंस में उन्होंने तय कर लिया हो कि शायद वीआईपी सीट पे हम लड़ेंगे, हम कैंडिडेट देंगे, वीआईपी सीट पे हम कैंडिडेट देंगे। लेकिन वीआईपी सीट का पिछले 2 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस का रिकॉर्ड देख लीजिए, तो बड़े बड़े सुरमा खेत हो गए थे। जब राहुल गांधी चुनाव हार सकते हैं तो आप कल्पना करिए, और वो भी गांधी पट्टी की राजधानी अमेठी से। तो ऐसा नहीं है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि 2014 और 2019 के मुकाबले इस बार भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौतियां ज्यादा हैं। ये जिस पीडीए की बात होती है, अगर ये पीडीए सब आप एक जगह देखिएगा, पूरा इंडिया गठबंधन लगातार जातीय जनगणना की मांग कर रहा है। अभी चांद साहब ने बता दिया कि बाकी सब इनके हैं, इनके मतलब अपोजिशन के हैं। तो साहब, इंडिया गठबंधन की शुरुआत ही तो बिहार से हुई है। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट में गिना दिया और उसको जारी कर दिया।
लेकिन जारी कर दिया तो इसका मतलब थोड़े क्या ओबीसी सब नीतीश कुमार के हैं और लालू यादव के हैं। उत्तर प्रदेश में आप रिकॉर्ड देख लीजिए सीएसडीएस के या जितने भी उपलब्ध आंकड़े हैं, उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद सर्वाधिक ओबीसी का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और तो 2014-17 में जो बड़ा एकदम सबसे कॉन्क्रीट वोट माना जाता है समाजवादी पार्टी का 4-8%, उसमें भी यादवों में भी परिवर्तन आया वोट देने के पैटर्न में। तो अभी किसी के लिए, और दूसरी बात भारतीय जनता पार्टी, आपको ध्यान होगा 2013 में जाइए, 2013 में जब नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित किया गया तो पूरे देश में इस बात की खबर थी, दी गई और खबर पहुंची, लोगों के जहन में बात थी कि नरेंद्र मोदी ओबीसी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ा चेहरा, जिसके चेहरे पर पूरे देश में चुनाव लड़ा जाना है, तमाम प्रदेशों में चुनाव लड़ा जाता है, वो स्वयं ओबीसी का है। गैर यादव ओबीसी अगर कोई पार्टी समझे उसकी है तो उत्तर प्रदेश में तो मैं इसको नहीं मानता, हो सकता है बिहार में हो, कहीं और हो। हाँ, इतना यह है कि इस अलायंस में जयंत चौधरी के आने से, जयंत चौधरी पहले से अलायंस में है, लेकिन इसके आने से वेस्टर्न यूपी की कुछ सीट्स पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत करारी टक्कर मिलेगी, परिणाम कुछ भी हो सकता है। और फिर वहां देखिए, वहां वही स्थिति होगी। सहारनपुर से लेकर के सोनभद्र और गोरखपुर से लेकर के गाजियाबाद कोई ऐसा जिला नहीं है जहां बहुजन समाज पार्टी के सुनिश्चित वोट न हो। एक वक्त था उनके सर्वाधिक वोट हुआ करते थे। 2007 का असेंबली इलेक्शन आप देख लीजिए, उसके परिणाम देख लीजिए। तो अभी बसपा खेत गई पार्टी नहीं है। 12, 12.5, 13% उस वक्त वोट मिला था जब बसपा को भाजपा का बगलगीर कहा जा रहा था। तो बसपा एक बार फिर जब 2 बार देख चुके हैं आप, आजमगढ़ के बाई इलेक्शन में आप देख चुके हैं, तो बसपा की भूमिका समझना चाहिए। वैसे मार्केट में, जो पॉलिटिकल मार्केट है, पॉलिटिकल मार्केट की खबर यह है कि अखिलेश यादव नहीं चाहते बसपा इंडिया गठबंधन में आए। कांग्रेस डेस्परेटली चाहती है कि किसी तरीके से बहन जी गठबंधन में आ जाएं। और यकीन मानिए, बहन जी हो सकता है अच्छा परफॉर्मर बहन जी ने साबित हो अपनी पार्टी की दृष्टि से, लेकिन बहन जी एक गेम चेंजर है। ठीक उसी तरह जैसे 2022 के असेंबली इलेक्शन में आप दूसरे से लेकर के 5वें चरण तक का इलेक्शन देख लीजिए, कितनी बड़ी भूमिका थी। 4 साल की पार्टी जहां 500 से 800 से 1200 से, अरे हमारा अपना जिला जौनपुर है, वहां एक सीट 1200 से हार गई, एक सीट 550 से हार गई। क्यों हारे? और वहां बीएसपी वोट देख लीजिए। तो ये तो फर्क पड़ता है सर। दावा करने का हक सबको है और ऐसा नहीं है, सरकारें हिलती रही है, बदलती रही है, बड़े मौके आए, लेकिन आप ये कैसे कह दोगे कि पीडीए आपका है? कहां से? पिछड़ा सब आपका है, कैसे आपने मान लिया? उत्तर प्रदेश में अगर 9 वर्ष से पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की बम होती रही है, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ओबीसी वोट्स का रहा। आप इसको कैसे नकार देंगे? तो ये सारी चीजें। दूसरे दलित, बसपा नहीं लड़ी तो आपने मान लिया कि घोसी में दलित और सब आपको मिल गए। डी वाला जो है ये तो बहन जी के पास है। डी कहां से है? जाटव यानी हरिजन जाटव 90-95% उनके पास है, 90%, 95% उनके पास है। गैर जाटों में भारतीय जनता पार्टी के दखल हो, तो ये डी कहां से आ गया? ए जरूर है, लेकिन ए में भी इस बार दिक्कत है। अगर एक जो है कैंडिडेट होगा तभी ए जाएगा, क्योंकि ए का थोड़ा सा झुकाव कांग्रेस को हुआ है। तो कांग्रेस और अखिलेश यादव और सब इंडिया गठबंधन में लड़ेंगे तो एक ही कैंडिडेट आएगा, इसका फायदा उनको जरूर मिलेगा। जो डिवीजन होता था वो नहीं होगा। ठीक है जी,
जी और मतलब एक आखिरी बात, ये भी एक आखिरी बात, ये बहुत देखना दिलचस्प होगा जब मायावती के कैंडिडेट फील्ड में आएंगे, तब चीजें बड़ी क्लियर हो जाएंगी कि 2024 में क्या होने वाला, उत्तर प्रदेश कैसे होगा। जी 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 तो चलिए कांग्रेस के साथी पर उनसे जरा पूछ लेते हैं। निशाद साहब, जो खबर थी हम लोगों की, अजय राय ने स्पष्ट तौर पर वाराणसी के लिए प्रियंका गांधी जी को ऑफर किया था कि वो वहां से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी जो अपनी पहली सूची जारी करने जा रही है उसमें बदायूं और मैनपुरी जैसी, कन्नौज जैसी सीट के साथ अयोध्या और बनारस भी उसमें शामिल है। तो क्या आपसे बातचीत हो गई कि ये सीट कांग्रेस को नहीं चाहिए? देखिए, अभी जिस तरह की चर्चा चल रही है, अभी ये बहुत शुरुआती दौर है। अभी गठबंधन को लेके और सीटों के बंटवारे को लेके कोई भी फैसला केंद्रीय नेतृत्व को करना है। और अभी दिल्ली में इस तरह की कोई मेरे हिसाब से कोई बैठक अभी हुई नहीं, कोई सूचना भी इस तरह की नहीं है। और अखिलेश यादव जी ने जो बयान दिया है वो भारतीय जनता पार्टी को प्रेशराइज करने के लिए दिया है। वो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहते हैं कि हम सभी एकत्रित हैं और हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को लेकर परेशान है। अभी हमारे ओम प्रकाश सिंह जी ने कहा कि सब लोग कह रहे हैं कि मोदी हटाओ। अरे भाई, जिन्ना को हटाने के लिए थोड़े ना हम काम कर रहे हैं, हम तो मोदी को हटाने के लिए काम कर रहे हैं। इस देश में महंगाई का कारण है तो मोदी है, इस देश में पेट्रोल डीजल की वृद्धि का कारण है तो मोदी है, इस देश का युवा नौजवान अगर सड़क पर भटक रहा है तो उसका कारण मोदी है, इस देश की माताएं बहनों की सुरक्षा खतरे में है तो उसका कारण मोदी है, इस देश के जो रिटायर कर्मचारी हैं वो पेंशन की मांग कर रहे हैं। कल लाखों की तादाद में दिल्ली में भीड़ उमड़ी, लेकिन दुर्भाग्य से किसी न्यूज चैनल पे इस तरह की खबरें नहीं आई, लेकिन सोशल प्लेटफॉर्म पे वो सारी चीजें वायरल हुई। उसका कारण मोदी है। तो ये मोदी हटाओ योजना जो है वो गलत नहीं है, वो सब लोग मिलके मोदी को हटाना चाहते हैं और इसमें गलत भी क्या है। अभी इन्होंने बहुत सारी बातें कही। अभी माननीय हेमंत जी ने कहा था तो ओबीसी की बात, ओबीसी को गुमराह करके, ओबीसी को मूर्ख बना के मोदी जी ने उत्तर प्रदेश की जो सीटें थी उनको हथियाने का काम किया। मैं बताना चाहता हूं, मैं निषाद जाति से हूं और मैं वास्तविक बैकवर्ड हूं। मैं वास्तविक बैकवर्ड हूं। दो तरह के बैकवर्ड होते हैं, एक कागजी बैकवर्ड और एक वास्तविक बैकवर्ड। जो नरेंद्र भाई मोदी हैं वो जन्मजात बैकवर्ड नहीं है, वो कागजी बैकवर्ड है। उन्होंने अपने ही हस्ताक्षर से 2002 में अपनी जाति को बैकवर्ड घोषित कर दिया और उत्तर प्रदेश में कह दिया कि भाई हम बैकवर्ड हैं। इस तरह से जो मूर्ख बनाने का काम किया इन्होंने, जो हिंदुत्व के मुद्दे पर इन्होंने जो जिस तरह का जो ड्रामा रचा, जो मंदिर मस्जिद भारत पाकिस्तान की जो राजनीति थी, तो मोदी को हटाना गलत। थोड़ा सा हमको लग रहा है हम लोग मुद्दों से भटक रहे हैं। बात यहाँ पर नरेंद्र मोदी की नहीं हो रही। मुद्दा देखिए, सवाल सीधा बड़ा स्पेसिफिक सवाल था कि अगर समाजवादी पार्टी कह रही है कि जो लिस्ट मेरे पास, जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से तो बनारस भी है, उसके हिसाब से गोरख है, अयोध्या है, मथुरा है, बदायूं है, कन्नौज है, फिरोजाबाद है, ये पहली सूची में इन सीटों पे नाम आने जा रहे हैं। तो मथुरा से तो आपके माथुर साहब टिकट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। मथुरा पर निश्चित तौर पर हो सकता है कि आरएलडी भी क्लेम करे। सवाल यह है कि क्या आपको समाजवादी पार्टी ने विश्वास में ले लिया इन सीटों पर? सीधा सवाल है। देखिए, मैं सीधा ही जवाब दे रहा हूं। अब जो राजनीति जो चल रही है, जो अखिलेश यादव जी ने जो कहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव को, जो भारतीय जनता पार्टी जो दबाव बना रही है तो उनके ऊपर दबाव डाला है कि आप यदि बड़े कैंडिडेट के ऊपर रणनीति बनाएंगे तो हम भी आपके बड़े कैंडिडेट को हराने के लिए तैयार हैं। और मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं, सक्षम नेता हैं, और अखिलेश यादव जी पूरी 80 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे, चाहे चुनाव चिन्ह कोई भी हो। और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में यह चुनाव पूरा इंडिया गठबंधन लड़ने जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। चलिए रोहित अग्रवाल जी, मैं चाहता हूं कि सीधा जवाब दीजिए, क्योंकि होता क्या कि सवाल पूछा जाता है कुछ और आप लोग फिर वही बीजेपी और उन सबको लेकर के आ जाते हैं। सीधा सवाल ये है कि क्या समाजवादी पार्टी ने ये जो नवरात्र में पहली लिस्ट जारी होने जा रही है, तो क्या आप लोग, चूंकि आप तो उनके पुराने साथी, चलिए कांग्रेस तो अभी इंडिया गठबंधन में शामिल हुई, तो क्या आप लोग रजामंद हो गए इन सीटों के लिए कि मथुरा की सीट भी सपा के खाते में जाएगी और ये कन्नौज है, फिरोजाबाद है, बदायूं है, अयोध्या है, बनारस है, ये सब, इन सब पे आप लोग की रजामंदी हो गई? अखिलेश जी से बातचीत हो गई आप लोगों की ना सबकी?
मानस भाई, समस्या ये है कि आपको जवाब तो सीधा चाहिए पर आप सवाल सीधा नहीं पूछते हैं। सीधा है ना? सीधा ही सवाल पूछने हैं। ये जो लिस्ट आपने जारी कर दी है अभी हम इस पे कि कन्नौज, बदायूं, मथुरा, ये लिस्ट किसने जारी की है भाई? मुझे तो नहीं पता। नहीं, ऐसा ना ये मीडिया जो में, लिस्ट आपने जारी कर दी, ये लिस्ट किसने जारी की है कि ये वीआईपी सीटें हैं? देखिए देखिए असल में समस्या क्या है रोहित अग्रवाल जी आपके साथ, कि हम लोग कहें पत्रकार हमारा पेशा है तो हम लोग खबरें निकालते हैं और कई बार सच होती है तो उसके बाद आप उसको मानते नहीं है, तो नहीं, आप तो समय के समस्या साथ ये, चलते, लेकिन हम हाँ लोग के नहीं, पास अपनी समस्या इंफॉर्मेशन ये है। है जब भाजपा कार्यालय के सूत्रों का इस्तेमाल करेंगे तो इसी तरीके की खबरें निकलेंगी। समस्या नहीं नहीं ये नहीं, है देखिए जब देखिए भाजपा देखिए रोहित कार्यालय जी, के सूत्रों का इस्तेमाल करेंगे तो इसी तरीके की खबरें निकलेंगी। अब भाई देखिए भाजपा हेमंत भाई कार्यालय हमारे के बड़े सूत्र भाई नहीं बैठे है, हैं, आपको उनको भाई बसपा मीडिया का में। स्टैंड बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। नहीं नहीं, हेमंत भाई हमारे बड़े भाई बैठे हैं, उनको बसपा का स्टैंड बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि बहन जी ने कह दिया कि भाई हम तो अब इंडिया गठबंधन में नहीं जाएंगे, वो बिल्कुल पत्थर की लकीर हो गया। जबकि हेमंत भाई हमसे बेहतर जानते हैं बहन जी को कि बहन जी के कार्यकर्ताओं की इतनी हैसियत नहीं है कि अगर कल बहन जी सुबह आके कह दें कि नहीं मैं इंडिया गठबंधन में हूं, तो वो कार्यकर्ता कह रहे बहन जी कल तो आपने कुछ और कहा था, आज आपने कुछ और कहा। एक सेकंड तो रोकूंगा, एक मिनट। एक सेकंड रोहित जी, खाली एक हाँ, सेकंड। हाँ, आप जो कर रहे हैं कल्पना कर रहे हैं कि बहन जी ऐसा करेंगी, हम जो कर रहे हैं बहन जी के प्रेस नोट पे कह रहे हैं, बहन जी की भी जुबान है, प्रेस नोट कल इतना बड़ा जारी हुआ था, पढ़ सर लीजिएगा। हमारा तो प्रेस नोट भी अपने नहीं अपने आया। मन से अपने मन से हमारी तो नहीं साहब, नहीं नहीं, हमारा तो प्रेस नोट भी नहीं आया सर। आपने तो वीआईपी सीटें भी अरे डिसाइड कर दी। मानस भाई तो वीआईपी सीटों के नाम बता रहे हैं। कौन सा हमारा प्रेस नोट अखिलेश यादव जी ने जारी किया कि ये वीआईपी सीटों के ये कैंडिडेट है? कोई प्रेस अरे नोट प्रेस जारी नोट हुआ है छापते क्या? थोड़ी ना बैठे यहाँ, अरे पत्रकारिता का सवाल का मतलब सिर्फ प्रेस जवाब नोट आपको नहीं सीधा होता चाहिए। है रोहित जी। नहीं नहीं, रोहित जी, पत्रकारिता का मतलब सिर्फ प्रेस नोट थोड़ी ना होता है, वो तो चलिए खबर हम लोग चलिए मैं, निकालते हैं। हाँ, तो मैं आपको अरे बताता हूँ कि ओम अखिलेश प्रकाश यादव जी राजभर, ने एक ओम बयान और प्रकाश दिया था। राजभर आपको छोड़ अखिलेश, करके चले हाँ, जाएंगे भाजपा में, ये मीडिया के लोगों ने बताया। आप तो आखिर तक नहीं मान रहे थे, बीजेपी भी आखिर तक नहीं मान रही थी, खुद राजभर नहीं मान रहे थे एक दिन पहले तक कि हम चले जाएंगे। मीडिया एक साल से कह रही थी कि जाने वाले हैं। देखिए ऐसा है, तो कुछ अखिलेश यादव जी ने एक और बयान दिया उसी दिन एक और बयान दिया। जब उनसे दोबारा पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा भैया जिस तरीके का सवाल हमसे पूछा था उस तरीके का हमने जवाब दिया था कि हम वीआईपी के हमारी वीआईपी सीटों पे वो कैंडिडेट उतारने की तैयारी कर रहे हैं। तो हमने जवाब उस तरीके का दिया था कि ठीक है उनके वीआईपी के बच जाएंगे क्या? अगर हमारे वीआईपी की घेराबंदी करेंगे तो उनके वीआईपी भी नहीं बचेंगे। ऐसी कोई रोहित लिस्ट जी, ना जारी हुई रोहित है जी, ना तैयार सीटों हुई के है। नाम छोड़ देते हैं, हाँ, सीटों के नाम छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। पहली सूची जारी होने जा रही, ये तो अखिलेश जी ने अपने मुंह से ही कहा है ना कि पहली सूची हम जारी करने जा रहे हैं नवरात्र में, ये तो मैं उन्होंने यही तो कहा आपको ना। बता रहा हूँ कि अखिलेश जी ने साथ में ये भी बयान दिया है कि मुझसे जिस तरीके का सवाल पूछा गया उस तरीके का मैंने जवाब दिया। मुझसे किसी पत्रकार ने स्पेसिफिकली पूछा कि ये आपकी वीआईपी सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी घेराबंदी कर रही है, तो अखिलेश यादव जी ने कहा ये चीज कि मैंने उस सवाल का जवाब दिया कि हम पहली सूची जारी कर देते हैं नवरात्रों में। देखिए ऐसा सूची जब जारी हो जाएगी तब आप सीधे जवाब की हमसे उम्मीद रखिएगा। समस्या ये है कि सूत्रों के जवाबों को हमको समझा के ही देना पड़ेगा। अब सूत्रों के जवाब हम आपको सीधी तरीके से कैसे देते हैं भाई? हम कैसे कैसे आपके सूत्रों के ऊपर मुहर लगा दें? आप अपने सूत्र डिस्क्लोज भी नहीं कर पाओगे मानस भाई, प्रॉब्लम ये है। तो देखिए ऐसा है, जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी बेचैन है इंडिया गठबंधन से, और इनको किसी भी हालत में इस इंडिया गठबंधन में तोड़ फोड़ मचानी है और गलत फहमियां पैदा करनी है। यही समस्या है भारतीय जनता पार्टी की कि भारतीय जनता पार्टी सुबह दोपहर शाम मुद्दे ढूंढा करती है और उसके बाद नागपुर कार्यालय से एक फरमान जारी करती है अपने चैनल के मालिकों को कि साहब ये डिबेट आज होंगे। अब परंतु है क्या, जब माहौल मार्केट का गर्म हो जाता है तब आप जैसे पत्रकार भी फंस जाते हैं उस डिबेट में, क्योंकि आपको लगता है तो सारे चैनल यही डिबेट कर रहे हैं तो हमको भी यही डिबेट करनी पड़ेगी, हमको भी यही डिबेट करनी चाहिए क्योंकि आज समय की मांग यही है। ये एक तरीके का सोशल प्रेशर होता है। आप तो गजब, आप जैसे ईमानदार पत्रकार उस प्रभाव में आ जाते हैं जिस प्रभाव में भारतीय जनता पार्टी आपको लाना चाहती है। क्योंकि सुबह से शाम तक अगर यही बात होगी कि अखिलेश यादव जी ने तो लिस्ट जारी कर दी, तो अब आपको लगेगा लिस्ट तो जारी हो गई साहब। अब आप अगर सीधी सीधी बात करने लग जाओगे, जो मैंने कहा है कि अखिलेश यादव जी ने तो एक पत्रकार के सवाल में जवाब दिया था घुमा फिरा के, तो अगर आप भी इस तरीके से बात करने लग जाओगे तो फिर आपके चैनल को कौन देखेगा? कोई देखने आएगा? तो आपकी भी अपनी मजबूरियां हैं, आप जो मार्केट का माहौल है उसके हिसाब से आपको देखना पड़ता है। चलिए जैनेंद्र जी के पास चलते हैं कि बसपा का प्रेस नोट तो पत्थर की लकीर है और हमारी कही हुई कोई भी बात
उसके ऊपर जयहिंद आप प्रताप सिंह हमसे सवाल जवाब पूछते हो। बीजेपी हो गए हैं। जयेंद्र जी, जैसे कि अगर रोहित जी की बात मान ले या विशाल साहब की बात मान ले, तो इसका मतलब कि आप और बीजेपी मिलकर के दिन भर एक साजिश किया करते हैं कि समाजवादी पार्टी में क्या हो रहा है, क्या मतलब आपको अपने संगठन की चिंता नहीं है, आपको इंडिया गठबंधन की चिंता ज्यादा है। दिन भर आप लोग यही खोजा करते हैं कि सपा क्या कर रही है, आरएलडी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है। सही बात है क्या ये? नहीं, इंडिया गठबंधन जो INDIA गठबंधन है तो उसकी चिंता हम नहीं कर रहे हैं, उसकी चिंता तो ये लोग खुद कर रहे हैं। जैसे रोहित भाई हमारे बड़े हैं, आदरणीय हैं, तो उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि पत्रकारों पे तोहमत लगा दी कि पत्रकार तो हवा में बातें करते हैं। तो क्योंकि उनके पास जवाब ही नहीं, उनकी पार्टी से पूछा ही नहीं गया। जबकि अखिलेश जी की बात का भी कोई मोल होगा ना, अगर शब्द बोल रहे हैं उन शब्दों का कोई मोल ये मानते नहीं है। अब यही सवाल आप पूछेगा कि सपा के प्रवक्ता से कि क्या अखिलेश यादव के बोले हुए का कोई मोल है या नहीं है, तो वो जवाब देंगे। लेकिन मैं यह बताना चाह रहा हूँ, इंडी जो गठबंधन है उसकी हमें कोई चिंता नहीं है। वो लोग अपने आप में ही, मैंने पहले भी कहा, किटी पार्टी कर रहे हैं, 3 किटी पार्टी हो चुकी हैं, बहुत एक दूसरे की चीजें आदान प्रदान हो गई। अब मैं बताता हूँ आपको, बंगाल में अधीर रंजन जी तृणमूल के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, इधर तमिलनाडु और कर्नाटका में एक दूसरे का जल विवाद को लेकर दोनों सरकारें कांग्रेस और DMK आमने सामने हैं। उसके बाद आप आ जाइए नीतीश कुमार जी के ऊपर। नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि मैं फूलपुर सीट से चुनाव लड़ूं, लेकिन उनसे भी अखिलेश जी ने शायद संपर्क कभी नहीं किया होगा। इसके बाद मैं आ जाता हूं, चाहे वो छत्तीसगढ़ ले लीजिए, चाहे वो मध्य प्रदेश ले लीजिए, चाहे राजस्थान, तीनों जगहों पर चुनाव होने हैं और तीनों जगहों पे सपा ने टिकट मांगे हैं। जहां पे उसका कोई प्रभाव नहीं है समाजवादी पार्टी का, वहां पे समाजवादी पार्टी ने टिकट मांगे हैं इंडी गठबंधन से। तो अभी आपने पिछला देखा कि करीब 1000-2000 वोटों से शायद हारे थे, जो बागेश्वर सीट थी उत्तराखंड की। वहां पे सपा ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया, 1000 लेके जमानत भी जब्त करवा ली, लेकिन इनका ही अपना इंडी गठबंधन का प्रत्याशी हार गया। तो हमें इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब रही बात जो सीटों की है कि कौन सी VIP सीट है, जनता तय करती है। VIP तो माननीय राहुल जी भी नहीं रहे, उनको भी एक सीट पर हार का सामना करना पड़ा, जो उनकी पुश्तैनी, जिसको वो मान के बैठे थे कि ये मेरी पुश्तैनी सीट है और पारिवारिक सीट है और VIP सीट है, इस पर मैं जीतूंगा ही जीतूंगा। तो VIP जनता तय करती है कि किसे VIP का दर्जा देना है, किसे बार बार जितवाना है, किसे बार बार नहीं जितवाना है। हमारे गठबंधन ने जो योजनाएं शुरू की हैं, अगर मैं बात करूं तो वो जनता के लिए लाभप्रद साबित हो पिछले 9 सालों में हुई है और उत्तर प्रदेश में 6 सालों में हुई है। जनता विकास के मुद्दे पर वोट करती है, विकास के मुद्दे पर वोट करेगी, वो भाई भतीजावाद के मुद्दे पर वोट नहीं करेगी। जब डिबेट शुरू हुई थी तो बीच में एक प्रश्न चिन्ह आया था कि उनके परिवार में 63 लोग हैं जो आज की डेट में चुनाव लड़ सकते हैं, ग्राम पंचायती से लेके सांसदी तक का, एक ही परिवार में। इतना बड़ा कुनबा है इनका, और अगर वो चाहें तो वो परिवार को ही सारी सीटें देते हैं। अभी तो हार के आई हैं आजमगढ़, हमने बहुत मेहनत की, हमने कहा माननीय अखिलेश जी आप आइए बाहर चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन आजमगढ़ में वो गए ही नहीं चुनाव प्रचार के लिए। लेकिन जब बात परिवार की, कुनबे को छोड़ के परिवार की आई, माननीय डिंपल जी की आई, तो पूरा कुनबे को लेके वो चुनाव प्रचार में उतर गए और सहानुभूति लहर में चुनाव जीत भी गए। लेकिन बाकी जगहों पे आप हाल देखिए उनका क्या हुआ। तो जो 3 सीटें बची हैं समाजवादी पार्टी के पास, वो भी जा रही हैं, और जो बसपा के पास हैं तो बहन जी ने खुद ही जो बताया जिस हिसाब से कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। और दूसरी चीज, उनका जो प्रतिशत घट रहा है, 12.5%, 13% के आसपास आ गया है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो एक भी सीट जीतने की स्थिति में रहेंगी। 80 की 80 लोकसभा सीटें 2024 के उत्तर प्रदेश चुनाव में हमारा गठबंधन जीतने जा रहा है। जी मानव जी, अभी हमारे जो है साथी जयेंद्र प्रताप सिंह 3.45% बोल रहे थे, मैं उनको सुन रहा था। तो देखिए, कितनी पार्टियां कौन कर रहा है ये सब जानते हैं। दिल्ली में आप किटी पार्टी आपके नेता कर रहे हैं, उनके 2 पुत्र भी कर रहे हैं। परिवारवाद की बात की ना आपने, इसलिए हम आपको याद दिला दे, वो 2 पुत्र भी कर रहे हैं।
और यहाँ लखनऊ में भी 2 पुत्र और पिता किटी पार्टी कर रहे हैं, लेकिन उस किटी पार्टी का रिजल्ट क्या निकल रहा है? आप मंत्री कब बन रहे हैं? आपके नेता के दोनों पुत्र। हमसे ज्यादा चिंता है ना मंत्री कब बनना है, क्योंकि इनकी सोच में ये चीज आ चुकी है कि मुख्यमंत्री और मंत्री ना बने तो कोई काम नहीं होता है इस राजनीति में। हमारे नेता बिना मंत्री पद के भी जनता की सेवा में लगे हुए हैं, दिन रात कर रहे हैं। और जो परिवारवाद की बात कहते हैं, मैं आज खुले मंच पे अपनी जबान से कहता हूं, माननीय अरविंद राजभर जी को जिस दिन अगर चाहेंगे जो पार्टी कार्यकर्ता है वो अध्यक्ष नहीं बनेंगे। परिवारवाद होता है कि पार्टी अध्यक्ष का बेटा ही पार्टी अध्यक्ष बनता है, और ये मेरे नेता बार बार कह चुके हैं। माननीय अरविंद राजभर जी जो उनके पुत्र है वो कह चुके हैं कि अगर मेरे कार्यकर्ताओं ने वोटिंग की और मेरा नाम नहीं आया, किसी और का आया, मैं स्वेच्छा से पद त्याग दूंगा। बताइए, आपके नेता छोड़ सकते हैं? नहीं, आपके नेता छोड़ सकते हैं? आप बताइए, आप बोल सकते? आप नहीं, तू मैं नहीं कर रहा हूँ। आपने जो परिवारवाद का मेरी पार्टी के ऊपर तोहमत लगाई, मैंने अपनी पार्टी की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी। आप मुझे स्पष्ट कर दीजिए, क्या अखिलेश यादव जी पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ सकते हैं? छोड़ सकते हैं? आप बताइए, मुझे जवाब दे दीजिए। मैं अपने नेता के लिए बोलता हूं कि मेरे नेता के पुत्र अपना पार्टी अध्यक्ष अगर उनको बनाया जाए कभी, तो पार्टी कार्यकर्ताओं के ना चाहने पर छोड़ सकते हैं। आप जवाब दे दीजिए मुझे। परिवारवाद की बात आप लोग कहते हैं, पूरा कुनबा आपका चुनावी उतरा पड़ा है, पदों को लेकर बैठा पड़ा है। अगर यही डिबेट है आपकी इसी चैनल की इसी तरीके होगी। नहीं, अगर आपने सवाल किया है तो सवाल का उत्तर भी सुनने का धैर्य रखिए। आपके सवालों का मैं जवाब दे रहा था, आपके सवालों का जो सवाल आपने समाजवादी पार्टी पे उठाए थे, सवाल के बाद जवाब सुना जाता है। सवाल जवाबों में आप तुरंत सवाल का जवाब सुनिए, मैंने बता दिया। आप मुझे जवाब दे दीजिए। अब मैंने एक और सवाल पूछा, जवाब दे दीजिए। नहीं, आपने परिवारवाद की बात की, मैंने परिवारवाद की बात स्पष्ट कर दी, और आप जवाब दे दीजिए। अपनी पार्टी की तरफ से परिवारवाद नहीं है आपकी पार्टी में। आपका जवाब दे दिया, आप खामोश रहिए। आप, मैंने सुन लिया आपको। और दूसरी बात, जब आपके नेता अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दे, जिस दिन आपके जो है नेता के पुत्र वो अध्यक्ष बनने वाले और ना बने, तब आप इस सवाल को उठाइएगा। ये यहाँ बैठ के मैंने तो अभी से स्पष्ट कर दिया है। मैंने तो अभी से स्पष्ट कर दिया, आप स्पष्ट करिए ना। डिबेट नहीं हो रही है। जयंत प्रताप जी आज परिवारवाद पर डिबेट नहीं कर रहे, किसी और दिन इस पे भी चर्चा करेंगे। बड़ा मुद्दा है परिवारवाद देश की सियासत में, किसी दिन इस पे भी चर्चा करेंगे। अच्छा है, लोगों को जानना भी चाहिए। लेकिन आप अभी चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं वीवीआईपी, हम ओम प्रकाश जी के पास चलते। ओम प्रकाश जी, एक परंपरा होती थी। मानव जी देखिए, मेरी बात नहीं खत्म हुई, मेरी बात को बीच में टोका था। ये पूछ रहे थे कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में समाजवादी पार्टी की क्या हैसियत है। भैया इतिहास देख लो समाजवादियों का, राजस्थान का देख लो, मध्य प्रदेश का देख लो, छत्तीसगढ़ का देख लो, और आज से नहीं 2001-3 जितने चुनाव हुए सब में देख लो। इसलिए ये हम लोगों को कोई वैसे पिता पुत्र की पार्टी नहीं है कि दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली में पेंडुलम बने हुए हों। और उत्तर मध्य प्रदेश में पिछली बार जो सरकार कांग्रेस ने बनाई थी कुछ महीनों की, उस सरकार में एक विधायक था, और जब मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में जो बने कांग्रेस के, वो फोन करते हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी को कि अपने विधायक का समर्थन दे दीजिए, तब हमने उनको समर्थन दिया था। तो ये हमारी हैसियत आप हमें मत बताओ, हमें अपनी हैसियत पता है। और वीआईपी सीटों की जहां तक मुद्दे की बात है, मानव जी, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके सूत्र क्या है, आपको पता है। मैं तो आपके सूत्र पे ही बात कर रहा हूं। जब से डिबेट शुरू हुई, मैंने तो कहा कि आपने ही रिपोर्ट दिखाई थी, भारतीय जनता पार्टी की ही वो रिपोर्ट है जिसमें खराब रिपोर्ट कार्ड वाले, बहुत खराब रिपोर्ट कार्ड वाले, टिकट बदलने वाले जिन सांसदों का रिपोर्ट कार्ड है, और जो अच्छे हैं, जो जिनको कहा जा रहा है कि अच्छा काम किया, वो केवल इनकी जो जीती हुई सीट है उसमें मात्र 7 सांसद हैं मानव जी, जो कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट में जिन्होंने अच्छा काम किया। तो भाई अच्छा काम किया तो मानी बात है, उन्हीं का टिकट होगा, हम उन्हीं को वीआईपी मान लेते हैं। आपकी रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट के अनुसार, तो हम उन 7 सीटों पर जो वीआईपी मान रहे हैं उनके खिलाफ प्रत्याशी उतार दें। चलिए ओम प्रकाश जी के पास चलते हैं। ओम प्रकाश जी, एक जमाने में ये परंपरा हुआ करती थी कि जो बहुत वीवीआईपी सीट्स होती थी, आमतौर पर उस पे जो सरकारें हुआ करती थी या जो प्रभावशाली दल होते थे वो नहीं उतारते थे, वरना भारतीय जनता पार्टी के भी 2 सांसद भी जब कांग्रेस की तूती बोला करती थी देश में,
तो अटल जी को भी लोकसभा पहुंचे इस बात का ख्याल रखा जाता था। जो बीजेपी के बड़े नेता होते थे ये कोशिश की जाती थी, या समाजवादी या कम्युनिस्ट पार्टी के जो बड़े नेता होते थे उनको जाने दिया जाता था, एक पैसेज खुला रखा जाता था ताकि सदन में अच्छे लोग पहुंचे, चर्चा हो। लेकिन बीते कुछ समय से देख रहे हैं कि जो बड़े नेता हैं उनकी भी घेराबंदी की कोशिश की जा रही है, पूरी तरीके से रणनीति के तहत घेरा जाता है। आप देखिए कि किस तरीके से कन्नौज से डिम्पल यादव चुनाव हारी, किस तरीके से अखिलेश जी माफ कीजिएगा राहुल गांधी को चुनाव वहां पर पूरी ताकत लगाई भारतीय जनता पार्टी ने और उनको वहां से चुनाव हारना पड़ा। अब समाजवादी पार्टी कह रही कि हम भी ऐसा ही करेंगे, हम भी घेरेंगे, अब इंडिया गठबंधन भी घेरेगा, हम मोदी जी की सीट पे लड़ाएंगे, हम गोरखपुर पहुंच जाएंगे। यानी जो टॉप लीडरशिप जिनको लोग सुनना चाहते हैं लोकसभा में, जिनको लोग सदन में देखना चाहते हैं, जिनसे हेल्दी डिस्कशन हो सकता है, क्या अब राजनीति में इस तरीके की परंपरा शुरू हो गई है कि जो बड़े लोग हैं उनको भी घेर के साफ किया जाए? या आपको लगता है कि ठीक बात है? मानव जी, सवाल आपका बहुत अच्छा है और आपने जो डिबेट का विषय रखा था वह विषय बहुत ही आज के 2024 के चुनाव के मद्देनजर बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है। हम भी पत्रकारिता किए हैं और ये जो पंडित हेमंत तिवारी जी हमारे गुरु हैं, दैनिक जागरण में दोनों लोगों ने साथ पे काम किया है। बड़ा आश्चर्य की बात यह है कि जब चैनल या पत्रकार कोई बात कहता तो उस पर इतना आक्रामक हो जाते हैं, कहते हैं कि पहले वो सूत्र बताइए। हमने भी 35 साल पत्रकारिता किया, किसी ने हमसे सूत्र तो नहीं पूछा। हम जो समाचार संकलन करते हैं उसके आधार पर उसको बनाते हैं। सवाल यह है कि अखिलेश यादव ने अगर ये बयान न दिया होता कि हम नवरात्र में वीआईपी सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतारेंगे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? जब आपका नेता कह रहा उतारेंगे तो आप कहो कि हाँ उतारेंगे। लेकिन हमारे रोहित अग्रवाल जी कांग्रेस के साथी पता नहीं कहाँ अमेरिका चले गए, और एक हमारे साथी बिहार की जाति जनगणना से बड़े खुश हुए। मानस जी आप 0.प्रतिशत है। अरे भाई यही मैंने आप भी अरे आपके बारे में बताया मैंने, साहब सुनिए तो 3.47% आपके बारे में भी बताया। अपनी बात कीजिए, मानस भाई की बात ना कीजिए। 3.47%। अब 3.47। कृपया आप समाजवादी पार्टी के विशेष आप प्रवक्ता, इसलिए आपसे प्रार्थना है, क्योंकि समाजवादियों से हम लोगों को करना पड़ता है कि भाई मर्यादा डिबेट का रखो, बीच में न बोलो, जैसे मैंने आपके बीच में नहीं बोला। सवाल इस बात का है, फकरू साहब खुश हो रहे हो, यही जनगणना जाति जनगणना आपकी रामपुर में और आजमगढ़ में क्यों नहीं काम आई? रामपुर में तो जिससे आप आते हो, आप तो वहां 51% थे, स्वार में 53% थे, और अगर आजमगढ़ में जो है यमवाई का नारा लगा दिया जाए तो दोनों को जोड़ दीजिए तो भारतीय जनता पार्टी को जीतने का कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन आपकी वो जो यमवाई फिर पीडीए सर समाज की बात करते हैं, पीडीए, तो इस तरह का जो नारा आप दे रहे कर रहे, अरे भाई ठीक है। अब देखिए मानस जी, अब वो पहले वाली परंपरा नहीं रही, चाहे वो वाराणसी में मोदी जी हो, चाहे अमेठी में राहुल जी हो, और चाहे अखिलेश यादव या कोई और हो। अब तो पार्टी जो है घेरती ही है। अब वो बातें नहीं रह गई कि चंद्रशेखर जी जा रहे हैं उनको जो है रास्ता ग्रीन दे दिया जाए, अटल जी जा रहे हैं, अडवाणी या जो भी नेता, इंदिरा जी जा रहे हैं, अब वो चीजें नहीं रही। आश्चर्य तो ये हुआ कि इंडिया गठबंधन संतरे की तरह ऊपर से तो बड़ी चिकनी उकनी दिखाई पड़ रही है। अच्छा, अंदर के जो सवाल आप कर दो तो बड़ी मिर्ची लगती है। भाई आपने देखा इसी डिबेट पर बात चली महंगाई की, और सपा के साथी ने कहा कि इंडिया गठबंधन से 2024 को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी महंगाई में कमी कर रही है। लेकिन सपा के साथी से कहते भाई मान लो, स्वीकार करो, हम तो कमी करते हैं। पूरे भारतवर्ष में मानस जी पेट्रोल और डीजल सबसे ज्यादा अगर कहीं महंगा है तो राजस्थान में है। क्यों नहीं इंडिया गठबंधन दबाव बनाता है कि भाई ये क्या कर रहे हो पूरे भारतवर्ष में। दूसरी बात, कानून व्यवस्था की बात है। राजस्थान से 4 गुना ज्यादा आबादी है उत्तर प्रदेश की,
राजस्थान से 4 गुना बड़ा आबादी है, 25 करोड़ 26 करोड़ की आबादी है। महिला अपराध में पूरे भारतवर्ष में एनसीआर रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में 6,273 महिला अपराध हुए। दलितों के खिलाफ जो अपराध हुआ है वो राजस्थान में हुआ। एक मामले में 2 मानक कैसे हो सकता? राजस्थान के कानून व्यवस्था की मानक दूसरी है, महंगाई की मानक दूसरी है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की मानक दूसरी है, महंगाई की मानक दूसरी है। ये कैसे हो सकता? दूसरी बात, आप खुश हो रहे हो जाति जनगणना पर। मैं पूछना चाहता हूं कि 4 बार आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार थी, क्यों नहीं करा लिया जाति जनगणना? और वो कांग्रेस के साथ ही बैठे 2011 में क्यों करा दी जाति करोड़ क्यों नहीं करा दी? आपकी केंद्र सरकार है, राज्य में सरकार मनमोहन आप जातिगत जनगणना समर्थक कराई, नहीं, लेकिन आप जातिगत जनगणना के विरोध में है। अगर विरोध में तो बता दीजिए क्यों विरोध में है। दलित पिछड़ों को अब उसका हक अधिकार मिले, इसलिए आप विरोध करेंगे, केवल इसलिए विरोध करेंगे जातिगत जनगणना का कि ये अपनी जाति की संख्या गिनने के बाद ये अपना हक अधिकार न मांगे, केवल इसलिए विरोध करेंगे। आपने आरक्षण का विरोध किया, आपने मंडल कमीशन का विरोध किया और जातिगत जनगणना का विरोध करके आप अपने पवित्र अधिकार। अरे आपने तो जनगणना नहीं कराई, आप जनगणना चाहते, जाति जनगणना पे आप चर्चा नहीं करना चाहते। एक सीट वाले को रोकिए, एक सीट आप ये बात बताइए कि आप जातिगत जनगणना के विरोधी क्यों है? आप क्यों विरोध करते हैं? राहुल जी ने कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अगर हमारी जातिगत जनगणना कराएंगे और उनके अनुपात के हिसाब से उनको हिस्सेदारी देंगे, इसमें आपको भिक्षा पात्र लेके मांग रहे जो 400 आपत्ति है। और अगर आपत्ति नहीं है तो बोलिए हालत में हो आप तो बोलिए ना। अरे आप घोसी में हार गए, आप रुधौली में हार गए, आप अभी अरे आप कहाँ से कर्नाटक में हारे, अभी आपकी शुरुआत और जन के मुद्दों पर जिस तरह की मांगे उत्तर प्रदेश में एक सीट छोड़ के सब हार गए। आप तो पूरे तरह से काम किया, हम तो फिर भी 6 जीत गए। आपने घोषित हेमंत जी आपके मंत्री पद दिक्कत में पड़ा हुआ है। परंपरा का मैं जिक्र कर रहा था हेमंत भाई कि आपका तो बहुत लंबा कार्यकाल हो गया, आप इतने वर्षों से देखते चले आ रहे हैं। एक सेफ पैसेज दिया जाता था बड़े नेताओं को, इस तरह की घेराबंदी एक दूसरे के बड़े नेताओं के खिलाफ नहीं होती थी। लेकिन अब तो देख रहे हैं कि खुल के ये कहा जा रहा है कि नहीं, हम आपके वीआईपी घेरेंगे क्योंकि आप हमारे घेर रहे हैं। तो एक टकराव की स्थिति जो है वो बड़े नेताओं तक भी पहुंच रही है कि उनकी भी घेराबंदी की जाने लगी। कितना आपको उचित लगता है कि ये क्या वास्तव में आपको लगता नहीं? ऐसे तो बहुत तमाम जो बड़े नेता है, अगर उनकी घेराबंदी में पूरा फोकस रहेगा तो बाकी जो सीटें उसमें चुनाव कैसे होगा? दूसरी बात कि अगर अच्छे लोग सदन पहुंचेंगे नहीं, जो पार्टियों के अलग अलग पार्टियों के वरिष्ठ नेता अगर पहुंचेंगे नहीं तो हेल्दी डिस्कशन कैसे होगा? ये बात आपकी जायज है, लोकतंत्र में अपेक्षित है, लेकिन लोकतंत्र वाली बातें चल कहाँ हो रही? नेता बेईमान हो गए हैं, कमाई 500 गुना 500% के हिसाब से बढ़ रही है, कितने लोग फंस रहे हैं, क्या कहेंगे आप? क्या अपेक्षा करते हैं? राम मनोहर लोहिया और अटल बिहारी वाजपेयी एक जमाना नहीं रहा। आप याद कर लीजिए, यहाँ 2 सज्जन बैठे हैं जो सपा के मकरूर भाई और हमारी कांग्रेस को अमेठी में क्या घनघोर टकराव के बावजूद अमेठी में क्या समाजवादी पार्टी कैंडिडेट देती थी, रायबरेली में देती थी। क्षमा कीजिएगा, कांग्रेस की स्थिति बड़ी खराब, लगातार 3 नहीं। हेमंत भाई, मैं बहुत माफी से चाहता हूं, मैं बहुत माफी से एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो सवाल उठा है कि वीआईपी सीटें, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठा है कि हम समाजवादी पार्टी की वीआईपी सीटों पे अपने प्रत्याशी देने का काम करेंगे। उसके सवाल के जवाब में इस बात को आई थी, इसलिए हम दोनों के साथ साथ भाजपा को भी आप जोड़ लीजिए। मैं मित्र अपनी बात जो कह रहा हूँ, मानस जी के सवाल के जवाब में कह रहा हूँ। उन्होंने परंपरा के बारे में पूछा, मैंने कहा आपकी पार्टी खुद नहीं देती थी कैंडिडेट रायबरेली और अमेठी में,
कांग्रेस की बहुत अच्छी स्थिति नहीं रही, उसके बावजूद कांग्रेस अवॉइड करती थी कि मुलायम सिंह यादव की सीट पर कोई कैंडिडेट न दिया जाए, भले उसके वहां 5,000 वोट रहे हों। तो ये परंपरा तो रही है, आज के दौर में रही है, अभी पिछले चुनाव तक रही है, 2019 के चुनाव तक रही है। लेकिन अब ये सब नहीं रहेगा, ये सब नहीं रहेगा। जिस प्रकार की गला काट प्रतिस्पर्धा चल रही है कि हम तुमको खत्म कर देंगे, इनको हटा दो, कांग्रेस मुक्त भारत या फिर मोदी मुक्त भारत, इस तरह की बातें चल रही है एक दूसरे को से ना। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत ज्यादा स्टेट्स में इनको आउट कर दिया, मतलब लीडर अपोजिशन लोकसभा में बनने वाली स्थिति तक नहीं छोड़ी, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी मुंह से थोड़ी हो सकती है, ये तो खाली पॉलिटिकल दावे हैं। और ध्यान रखिएगा एक चीज मैं बहुत क्लियर कहता हूं, किसी को खराब लग सकता है, लगता भी है, लेकिन मैं कहता ही रहता हूं कि देखिए एक WWF की कुश्ती होती है, सब लोगों ने देखा होगा, जिसमें सुमो पहलवान लड़ते हैं। तो पिछले 9 साल में हम खाली रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं और जो है वस्तुस्थित उसकी बात कर रहे हैं। पिछले 9 साल में मानस जी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति देश की सियासत में सुमो पहलवान जैसी हो गई है। और सुमो वाली लड़ाई आप देखते होंगे कि एक बड़ा पहलवान लड़ता है, उसके खिलाफ जितने लोग आते हैं बारी बारी सबको पटकता है, फेंक देता है रिंग के बाहर, पटक देता है उठा करके। लेकिन कभी कभी 4-4, 5-5 इकट्ठे लड़ते हैं मुझसे। इकट्ठे लड़ने पर 2 परिस्थितियां होती है कि अक्सर तब भी सुमो पहलवान जीतता है, लेकिन कभी कभी सुमो पहलवान को 5 मिलकर के उसकी टांगे पकड़ करके गिरा भी देते हैं। लेकिन ये तब होता है जब समय काल और वातावरण आपके पक्ष में हो। और जो हमने देखा है अभी तक, आप हमेशा 300 सीट का दावा करते रहे, आप 47 से 111 पे आए। आप हमेशा 80 में 60 का दावा करते रहे, 80 का दावा करते रहे बीएसपी के अलायंस से, आप 15 पे आए, मतलब 5 आप 10 वो। मैं ईमानदारी से क्षमा कीजिएगा, किसी के ऊपर दुराग्रह मेरा नहीं है। और अखिलेश यादव मेरे मित्र है, बल्कि हो सकता है भाजपा मेरे उतने मित्र ना हो, लेकिन मैं सच्चाई की बात करता हूं। और ध्यान रखिएगा मानस जी, आप याद होगा पिछले चुनाव में जो कुछ जितना बोला वही हुआ। मुझसे कुछ लोग नाराज हो गए कि आप ऐसा कैसे कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी 125 सीट ऊपर नहीं जा पाएगी। मैं कह रहा हूं, मेरा अपना कैलकुलेशन है, फाइनली वही हुआ, इसलिए इसकी चिंता नहीं करता कौन क्या करेगा। लेकिन यह सत्य है कि जब इस तरह की प्रतिस्पर्धा है मानस जी, तो कौन वीआईपी सीट, कौन साधारण सीट। और दूसरे एक चीज को ध्यान रखिएगा, जब वीआईपी खुद हारने लगे, तो उसके बाद कोई चीज रह नहीं जाती है। तीसरी चीज, वीआईपी है कौन? क्या जो वीआईपी है बहुत अच्छा ऑपरेटर है? क्या उसकी संसद लोकसभा में जाने से लोकसभा में डिबेट्स की गरिमा बढ़ जाएगी, उसका स्तर बढ़ जाएगा? वीआईपी को इसलिए नहीं होता कि वो किसी बड़ी फैमिली के मेंबर है। वीआईपी को इसलिए नहीं होता कि उसके पास सब कुछ प्रोटोकॉल बहुत बड़ा है। जो बढ़िया काम करे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो वीआईपी, जो अच्छी बात कहे, अच्छी बात बोले, एक डिबेट का लेवल ऊंचा करे, वो वीआईपी है। तो अब आगे वीआईपी मानस जी माफ कीजिएगा, इसी प्रकार के लोग वीआईपी कहे जाएंगे। हम सोने की खदान पैदा हो गए तो हम शायद वीआईपी नहीं कहे जाएंगे, हम सोनार कहे जा सकते, क्योंकि जिस तरह की चीजें हम लोगों ने देखी है, जिस तरह के आरोप सत्ता पक्ष पे लगते हैं या भाजपा पे लगते हैं या कांग्रेस जब थी उस पे जिस तरह का आरोप लगते थे, उससे चीजें में बड़ी गिरावट आई है। और जब गिरावट आती है राजनीति के दर्जे में, राजनीति करने वालों के क्रियाकलापों में, और जो अपेक्षित है लोकतंत्र में उसके विपरीत, तब कोई मानक नहीं होता, बहुत सी चीजें अनैतिक होती है। उस दौर में आप क्या उम्मीद करते हैं? और भाई हम कह रहे हैं, अगर नरेंद्र मोदी लड़ते हैं चुनाव तो कोई वो वीआईपी लड़ा दीजिए। प्रियंका गांधी को मांगा था अजय राय ने, हम बनारस का नाम चाहते हैं, प्रियंका लड़ेगी? कभी जिंदगी नहीं लड़ेगी, नहीं लड़ेगी।
वहां अरविंद केजरीवाल जैसे लोग जा सकते हैं जिनकी कोई बुनियाद वहां नहीं, लेकिन नहीं लड़ेंगे। आप खुद सोचिए क्या क्या रायबरेली में आप किसी सीएम को कह दीजिए या किसी बहुत बड़े यूनियन मिनिस्टर कह दीजिए चुनाव लड़ेगा, उसकी कोशिश होगी, नहीं लड़ेगा। और क्या इसके पहले उन सीटों पर समाजवादी पार्टी या उसका अलायंस या सपा बसपा का अलायंस उसने चुन चुन करके मजबूत वीआईपी के सामने बड़े कैंडिडेट दिए हैं? कहाँ दिए? नहीं दिए, मुकाबले के नहीं दिए। हम खाली सपा उसकी बात नहीं कर रहे, हम अलायंस की बात कर रहे हैं। इस वक्त भी एक अलायंस है। तो ये परिस्थितियां हैं मानव जी। इन परिस्थितियों में देखिए, और दूसरी चीज, एक चीज में मुझे थोड़ी सी निराशा इस बात की जरूर हुई कि अखिलेश यादव में बड़ा दम है, अखिलेश यादव में पोटेंशियल है, लेकिन अखिलेश यादव के बयान जो है कभी कभी उन्हीं की, जैसे आज पूरे अखिलेश यादव को डिफेंड करने के लिए पत्रकारों को जो सबक दे रहे थे, अभी श्रीमान जी होते तो मैं उनसे कायदे की बात करता था। मतलब ये इतना बेअंदाज होकर बात करते हैं, ये भूल गए हैं कि इनके जो सबसे बड़े नेता हैं वो लगातार 2-2 बार चुनाव हारे हैं अपने क्षेत्र में, अपने गढ़ में, अपने पिताजी और दादा के गढ़ में, पिता पुत्र दोनों साथ चुनाव हारे हैं। और बात ऐसी करेंगे जैसे पूरा इलाका इन्हीं का है, और इलाका छोड़िए, इलाका ही नहीं, अखिलेश यादव को भी आप पे बोलने लगेंगे और पत्रकारों के सूत्र पूछने लगेंगे। दिन भर लग रहा है यही सब स्टडी करके आते हैं, उनसे मुझे कोई नाराजगी नहीं। हेमंत भाई, क्या कहा जाए ऐसे लोगों को? हम लोग का काम है पत्रकारिता को आगे लेकर के जाना, अपने सूत्रों के हवाले से खबर देना, हम लोग वही काम करते हैं। चूंकि आज इस तरह की खबर थी, खुद अखिलेश यादव के मार्फत से खबर थी, इसलिए इस पर चर्चा रखी हमने। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हेमंत भाई, आप इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत शुक्रिया। फखरुल हसन साहब, निशाद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बीजेपी से ओम प्रकाश जी भी शामिल हुए थे इस चर्चा में, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे अखिलेश यादव के नवरात्रि प्लान की, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी उनके वीवीआईपी उम्मीदवारों को घेरने की कोशिश करेगी तो जवाब समाजवादी खेमे इंडिया परिवार से भी दिया जाएगा। इस देश में एक परंपरा थी कि कभी भी जो बड़े नेता होते थे, जो कद्दावर नेता होते थे, तमाम विरोध के बाद भी सियासी दल एक दूसरे के खिलाफ उन सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारा करती थी। ये कोशिश होती थी कि सदन में तमाम वो बड़ी हस्तियां जरूर पहुंचे, भले ही उनका क्षेत्र में जनाधार उतना ना हो, उनको हराया जा सकता हो, लेकिन फिर भी उनको एक पैसेज दिया जाता था ताकि वो लोकसभा तक पहुंचे और वहां पर सदन में एक बेहतर माहौल बने, देश के हित में तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सके, एक सार्थक बहस हो सके, उस बहस से कोई नतीजा निकले। लेकिन धीरे धीरे राजनीति में भी इतनी गलाकाट प्रतिस्पर्धा हो गई है कि वो तमाम परंपराएं अब टूटती जा रही है। अब तो खुलेआम कहा जा रहा है कि अगर तुम हमारा वीआईपी घेरोगे तो हम भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। चलिए आज इस चर्चा को ही पर विराम देते हैं। कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।